उनकी आईटी एक्सपोर्ट की बात करें तो वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। उनकी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके अपने मुल्क में, हमारी असेंबलिंग है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो हमारी गाड़ियों की मद में ही देख लें, हम लोग कितने हज़ार डॉलर और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गाड़ियों की मद में ही जापान को दे जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। खैर अभी उन्होंने जापान को बीट करके तीसरे नंबर पे आ जी, गए वो मैन्युफैक्चरिंग में अब वहाँ पे कितने बड़े ब्रांड हैं, रेंज रोवर वहाँ पे बन रही है, फिर उनका टोयोटा का यूनिट है वहाँ पे, हुंडई का यूनिट है वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है वहाँ पे, उनकी मार्केट एक अपनी बड़ी है, साथ में उनकी मोनोपोली है, वो अपने साथ मुखलिस हैं, हम लोग अपने साथ ही मुखलिस नहीं हैं। मेरे ख्याल में इंडिया में तालीम शुरू से ही बहुत ज़्यादा है। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से इंडिया में तालीम ज़्यादा है, उन्होंने इस पर भी कोशिश की है। और एक और बात जो कहते हैं, ज़रा दिल तो दुखी होता है मगर वो है सच बात, हमारे में करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन की वजह से कोई जो कौमी आमदनी होती है वो ख़जानों में भी नहीं पहुँचती, नीचे ख़त्म हो जाती है। ये 7 मुल्क का 1.25 अरब के ज़्यादा आबादी है, मुसलमान वहाँ, हिंदू वहाँ, सिख वहाँ, कहीं ऐसे मसाइल पैदा हुए कभी नहीं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हम फॉरेन रिज़र्व के ऊपर बात करेंगे कि इंडिया के फॉरेन रिज़र्व जो है उनके अंदर इजाफा हुआ है 1.7 बिलियन एक हफ्ते के अंदर अंदर। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 1.2 बिलियन के लिए IMF के सामने सरेंडर किए बैठा है, और वो भी IMF पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो हम पाकिस्तानी लोगों से पूछेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व हैं, एक तो उनमें इजाफा नहीं हो रहा, और दूसरा पाकिस्तान को IMF जो है वो अपना कर्ज़ा भी नहीं जारी कर रहा, और दूसरी तरफ इंडिया जो है उसके रिज़र्व में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तो कहाँ पर ये गड़बड़ है पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर? और अगर हम इंडिया से हेल्प नहीं ले सकते तो कम अज़ कम इंडिया की पॉलिसीज़ को फॉलो करके अपना जो सिस्टम है, अपना जो मुआशी सिस्टम है, उसको बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। तो जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से इस बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम सरदार अजीम जाहिद खान। आप सर? अली इजाज़। तो सर, आज आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व हैं उनमें बतदरीज कमी हो रही है, उसकी क्या रीज़न है कि अभी हम 3-4 बिलियन के ऊपर ही खड़े हैं, और जबकि इंडिया की बात की जाए तो वो 572 बिलियन उनके रिज़र्व हैं। पाकिस्तान के रिज़र्व कम क्यों हो रहे हैं, और वो क्यों उनकी इकानमी जो हमसे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है? सर, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई एक फैक्टर तो नहीं है। ज़ाहिर है, ये शुरू अगर बात करें तो हम अयूब खान से शुरू करते हैं। जब से हम IMF के पास जाना शुरू हुए, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम भी उसी दौर में हुआ। खैर, ये भी एक हकीकत है। फिर उसके बाद एक फैक्टर है जो हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है। इंडिया के अंदर इससे थोड़ा सा बरक्स है। इंडिया के ऊपर उनकी हुकूमत उनकी आवाम पे इन्वेस्ट करती है। उनकी आईटी एक्सपोर्ट की बात करें तो वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। उनकी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनके अपने मुल्क में, हमारी असेंबलिंग है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो हमारी गाड़ियों की मद में ही देख लें, हम लोग कितने हज़ार डॉलर और बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गाड़ियों की मद में ही जापान को दे जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। खैर, अभी उन्होंने जापान को बीट करके तीसरे नंबर पे आ गए। जी, वो मैन्युफैक्चरिंग में अब वहाँ पे कितने बड़े ब्रांड हैं, रेंज रोवर वहाँ पे बन रही है, फिर उनका टोयोटा का यूनिट है वहाँ पे, हुंडई का यूनिट है वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। उनकी इकोनॉमी भी बड़ी है वहाँ पे, उनकी मार्केट एक अपनी बड़ी है, साथ में उनकी मोनोपोली है, वो अपने साथ मुखलिस हैं, हम लोग अपने साथ ही मुखलिस नहीं हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो हमारे इंपोर्ट ज़्यादा, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती है सर, हर चीज़ इस वजह इंपोर्ट होने का मकसद ये है कि हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी है बाहर। हमारी अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे हमारे मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे तो यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जाती। जो हमारी यहाँ पे लोकल यूनिट लगे हुए हैं, जो मिलें हैं, वो बंद होती जा रही हैं। कपड़े का काम है वो निस्तो नाबूद हो चुका है कि हमारी जो अपनी चीज़ें भी यहाँ पाकिस्तान में बनती थी वो भी अब हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ती हैं। मुझे तो ये लगता है अनकरीब ये मुल्क ही इन्होंने उठा के चाइना को दे देना, भाई तुम लोग संभालो, हमसे नहीं है संभल रहा। हालात तो ये हुए पड़े हैं। जो हमारी मुल्क के अपने कागज़ तक हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सर, पल्प कागज़ की, वो भी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ें बन रही हैं। तो इसमें अल्टीमेटली हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, और इस लॉस को कोई बड़ा बंदा फेस नहीं कर रहा, हम जैसी आम आवाम उसको सबसे ज़्यादा फेस कर रही है।
अल्टीमेटली एंड यूज़र के ऊपर सारा मलबा आके गिरता है। सर इसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, हमारे पॉलिसीज मेकर किधर हैं, वो क्यों नहीं इन चीज़ों को सर देख रहे हैं? पॉलिसी मेकर, अब आप आज के दौर की बात करें, अगर हम रिसेंटली आज के दिन की बात करें, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको उनके मसले ये हैं कि इमरान खान को कैसे पकड़ना है। इमरान खान का मसला ये है कि मैंने पकड़े नहीं जाना। जो हमारी बहुत ही इज़्ज़त वाली जो अदलिया है, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो है। वो हमारे मुल्क की तरफ नहीं देख रही। हमारी जो फ़ौज है, जिनका जो किरदार होना चाहिए, उनका वो किरदार नहीं है। मतलब हर बंदा अगर देखा जाए तो सिर्फ अपने पेट पे हाथ फेर रहा है। अपने अवाम के लिए कोई बंदा मुखलिस नहीं है, ना अवाम अपने साथ मुखलिस है, ना कोई हमारी गवर्नमेंट और ना कोई इदारा हमारे साथ मुखलिस है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स करती जा रही है। मज़ीद ये कि IMF की किस्त को जितना डिले करे जा रहे हैं, उसका नुकसान भी उससे ज़्यादा होगा। अब हमारी LC नहीं खुलेगी, उससे LC खुलेंगी तो कोई चीज़ें सस्ती होंगी, हमारी तो दवाइयाँ आनी रुकेंगी। मैं पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि जान बचाने वाली बेशुमार अद्वियात जो हैं वो हमारे मुल्क में नापैद होती जा रही है। शुगर का पेशेंट है, हार्ट के सर्जरीज़ हैं, न्यूरो सर्जरीज़ हैं, वो रुकी पड़ी हैं, जो मेजर सर्जरीज़ हैं। तो अल्टीमेटली फेस कौन कर रहा है? हम जैसी आवाम। तो सर ये इन चीज़ों को कैसे देखना है? देखिए इंडिया अब रशिया के साथ उसने जो ट्रेड अभी की है ऑयल की, तो वो इंडियन रुपीज़ या रूबल के अंदर उसकी पेमेंट होगी। तो पाकिस्तान भी तो ऐसे कर सकता है, अगर चाइना से हम चीज़ें को इंपोर्ट करें सर तो हमें सबसे पहले इंडिया को अगर देखना है ना, तो हमें अमेरिका की झोली से उठना पड़ेगा। अमेरिका की झोली से उठेंगे तो हमारे हालात कुछ बेहतर होंगे। अब वहाँ से हम लोग चाहे रशिया के साथ अपनी ट्रेड की बात करने जाते हैं तो उठा के रिजीम चेंज हो जाता है। अगर खान साहब की बात कोई सही मान ले तो हमें उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। कोई बंदा अपने मुल्क के साथ को हल्का फुल्का, अब ज़ियाउल हक का देख लें ना जी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का देख लें कि उन्होंने अलाइंस करना चाहा था मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, उनको फारिग करा दी, को फांसी लगवा दी। ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ क्रैश करा दिया। कोई भी मुल्क में अपने मुल्क के लिए कुछ 5-10% ठीक करने को चलने की कोशिश करता है, उसको उठा के या तो अल्लाह के पास भेज दिया जाता है या वैसे ही मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। तो ये एक अलमिया है। तो कैसे सर फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसे ये आज़ाद हो सकती है जिस तरह सर, के? सर ये इसका आज़ाद ये कभी भी नहीं हो सकती। आज़ाद मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की कि हमें अमेरिका की झोली से उठना पड़ेगा। अमेरिका को अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, गुड बाय करना पड़ेगा। अपने घर के हालात को खुद ही बेहतर करना पड़ेगा। आपके घर के हालात बाहर से आके किसी बंदे ने नहीं ठीक करने, आपने खुद ही करने हैं। आप अपने घर के साथ ही मुखलिस नहीं है तो बाहर वाले बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है? सर अमेरिका से कैसे हम जान छुड़वा सकते हैं? हमारे जितने भी सियासी लीडरान हैं वो सारे तो उसकी आशीर्वाद से वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिले पाकिस्तान के अंदर। सर अमेरिकन इन्फ्लुएंस लियाकत अली ख़ान से शुरू हो जाता है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना, वो ऐसी हमारे लिए हमारे पाँव ऐसी जगह पे बांध दिए कि वो आज तक हम अपने पाँव छुड़ा ही नहीं सके। लियाकत अली ख़ान साहब से बात कर लेते, फिर अयूब खान का दौर आ गया, फिर याया का दौर आ गया, फिर जुल्फ़िकार साहब का दौर आ गया, ज़ियाउल हक का दौर आ गया, मुशर्रफ साहब आए। कोई बंदा नहीं मुखलिस निकला अपने मुल्क के लिए। अपनी वो माँ का भी सौदा कर देते हैं। ये वो कौम है, ये हमारे बाहर से हमारे लिए कोटेशन लिखी जाती है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी माँ का भी सौदा कर देती है। तो वो ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते। हम लोग अपने साथ मुखलिस होंगे, फिर हमारी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पॉलिसीज़ बनेंगी, फिर हमारे अपना मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया का 1 या 2 दिन भी मुकाबला कर सकते हैं। वो लॉयल है, उन लोगों ने अपने साथ जो किया वो अपनी कौम के लिए किया। बेशक उधर भी गुर्बत ज़्यादा है, लेकिन कमोवेश वो इस तरह इतने काबिल हैं कि वो स्टैंड ले सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी जगह पर, और अड़ सकते हैं। उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है अपने मुल्क के लिए। फिर उन्होंने देखा IMF से उन्होंने जान छुड़वाई, उसके बाद उन्होंने जैसे आप बोल रहे हैं उनके जो गुर्बत की शरह के अंदर खातर खा उन्होंने कमी लाए हैं। अभी 80 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने फ्री राशन स्कीम रखी कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए फ्री राशन वो दे रहे हैं। तो वो सारी पॉलिसीज़ उनकी जो है वो अपनी लोगों के मफाद के लिए होती है। यहाँ पर तो आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि यहाँ पर तो हर लीडर जो है वो अपने लिए काम कर रहा है, आवाम के लिए तो कोई भी यहाँ पर काम नहीं वो कर रहा है। एक पिछले दिनों जब खान साहब की गवर्नमेंट गिरी थी तो एक बीबी हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, मुझे आपकी बात से वो याद आ गई जब उन्होंने कहा था कि हम आपको 2000, ऐसे ही कहा था उन्होंने, 2000 रुपये हम आपको दे रहे हैं। वो 2000 रुपया जब उन्होंने कहा था ना, वो ऐसे कह रही थी जैसे हम पे एहसान कर रही है। ठीक है। वो उस बीबी के अल्फाज थे, जैसे उसने अपनी जेब से निकाल के वो 2000 देना। हालांकि ये काम खान साहब
उससे कई ज़्यादा पैसों में कर रहे थे, 12,000 या 20,000 की फिगर थी, मुझे एग्जैक्टली याद है। 12,000। वो 12,000 की फिगर में खान साहब भी वो काम कर रहे थे। खान साहब की काफ़ी बुरी आदतें हों, लेकिन उनका एक काम बड़ा अच्छा था कि गरीबों के लिए उस बंदे ने जो अस्पतालों में 10 लाख का या 15 लाख का जो इंसेंटिव रखा था, सेहत वो इंसाफ कार्ड। हाँ इंसाफ कार्ड का, वो उसकी सारी पिछली पॉलिसियों को बेशक जूतियां मारे, लेकिन ये काम जो उसका था ना गरीब तबके के लिए, वो बेहतरीन काम था। मतलब और कुछ नहीं, तो 100% में से 10% तो उसने आवाम के लिए सोचा। ये मुझे ये बताएं, इस मोटरवे से हमें कुछ मिलेगा? उस मोटरवे से आम बंदे को एजुकेशन नहीं मिल सकती, उस मोटरवे से हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, उस मोटरवे से हमें खाना पानी नहीं मिल सकता। मुझे उस मोटरवे की ज़रूरत समझ नहीं आती, उस ट्रेन के मंसूबे की समझ नहीं आती, उस बस के निज़ाम की समझ नहीं आती। आप पहले बेसिक नेसेसिटी के ऊपर काम करें। आवाम की बेसिक नेसेसिटी क्या है? खाना आवाम को चाहिए, उसको सस्ता खाना चाहिए, उसको सस्ता कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए रहने के लिए। आप ये बेसिक नेसेसिटी पूरी करें, उसको उसका हॉस्पिटलाइजेशन उसकी अच्छी करें। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप उसकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें। वो सबसे पहले जिस चीज़ में पैसे बनते हैं उसके ऊपर सबसे पहले काम किया जाता है। तो ये बहरहाल अब मुझे आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं नहीं सर, पाकिस्तान का फ्यूचर ऐसे मैं आपको बताऊं, मुझे मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल अगर मैं बहुत दूर भी सोचूं ना, मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। जब तक हम खुद नहीं लॉयल होंगे, हमारे लीडर्स हमारे साथ लॉयल नहीं होंगे, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। वो खान साहब गवर्नमेंट में आ जाएं, उन्होंने अपनी पॉलिसियाँ लागू कर देनी, उन्होंने इनको पकड़ने के लिए चल पड़ना है, अपने बदलों के लिए अब वो बदले ले रहे हैं। इन्होंने पावर में आना, उन्होंने बदले लेने शुरू कर देना, आवाम वैसी पिसी जानी। आपके मेरे जैसे बस यहाँ पे धक्के खाएंगे, कोई इधर खड़ा कोई उधर खड़ा, होना कुछ नहीं है हमारे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम सर? फैसल सईद जी। फैसल भाई, आज आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। अभी भी मेरा ख्याल 3 के करीब है, 3 बिलियन के करीब जी। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व इस वक्त 572 बिलियन है जी। और एक हफ्ते के अंदर उनके बिलियन तकरीबन 2 बिलियन के करीब इजाफा हुआ है। जी। तो क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो रिजर्व हैं वो कम होते जा रहे हैं और इंडिया के पास बढ़ते जा रहे हैं? वजह जी इसकी हमारे मुल्क के हालात हैं, कुछ सियासी हालात हैं, कोई कारोबारी हालात हैं। इन चीज़ों ने जुड़ जाड़ के ना, और हम पे कर्ज़ का बोझ इतना ज़्यादा है कि हमें मेरे ख्याल है माहाना 500 से 600 अरब सिर्फ जो लोन लिए हुए हैं हमने उसकी अदायगी इंटरेस्ट के लिए चाहिए होते हैं। इतनी आमदन अब 22-23 करोड़ आवाम में से कुछ थोड़े से लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं हम लोग, मेरी अगर 50-60 हज़ार आमदन है तो मेरे से भी 15-20 हज़ार निकल जाता है। मगर मजबूरी ये है कि हम इन लोगों में से जितना भी निकाल सके ना, हम कर्ज़ की अदायगी करते करते किसी जगह पहुंच नहीं सक रहे। जब तक बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी हो सके, बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के हम बाहर भेज सके। सर एक्सपोर्ट कैसे होगी? हमारी इस वक्त फैसलाबाद की तकरीबन 70% इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हुई है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मजबूरी में कोई ना कोई हल तो सबको सोचना पड़ेगा, ऐसे गुजारा नहीं होना। अब इतनी महंगाई है, फूड आइटम में 41% है तकरीबन, दूसरी इन्फ्लेशन तकरीबन 30-35% है। अब इस हालात में सबको थोड़ी थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं हो सकता। क्या समझते हैं आप, क्या इकदाम उठाने चाहिए आवाम को भी और हुकूमत को भी अपने हालात को बेहतर करने के लिए? अवाम को चाहिए कि अपने खर्चात जो अगर वो थोड़ा सा भी समझे कि गैर ज़रूरी हैं तो उनको किसी तरीके से कम करके अपनी सेविंग बढ़ा लें। अपनी सेविंग को किसी तरीके से इस्तेमाल करके फिर मुल्क के आमदनी बढ़ाने के ज़रिए बढ़ जाते हैं। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि किसी तरीके से कोशिश करके कोई बाहर से लोन ऐसे थोड़े इंटरेस्ट पे ले के मुल्क पे जो अपने इक्वलाइज करे। कोई जो उनके लोन आए हुए हैं, ड्यू हुए हैं, उसको आगे नेक्स्ट टाइम पे कोई डेफर्ड पेमेंट्स में ले जाए। इस तरह का कोई तरीका लड़ाए तो फिर शायद कोई तरीका बन जाए हमारे लिए, वरना बहुत मुश्किल है। सर जितनी हमारे पास इंपोर्ट होती है, हर चीज़ तो हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट में कमी लाकर मुल्क के अंदर चीज़ें तैयार की जाएं तो वो उससे ज़्यादा बेहतरी नहीं आएगी मुल्क के हाँ जी, अंदर? बिल्कुल आ सकती है। अगर हम हमारे लोगों को भी चाहिए कि हम पाकिस्तानी बनी हुई चीज़ें खुद खरीदें, बाहर की चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करें। है बहुत मुश्किल काम है, आदत पड़ी हुई होती है हर बंदे को अच्छी चीज़ लेने की कि मैं ये अच्छी से अच्छी चीज़ लूँ। मगर अगर मुल्क को बचाना, तो अब मुल्क बचाने के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। तो सर इंडिया की हम मिसाल दे रहे हैं, इंडिया के साथ कंपैरिजन भी करते हैं। वैसे कंपैरिजन तो बनता नहीं है, कहाँ 3 बिलियन है और कहाँ 572 बिलियन। तो क्या इंडिया ने इकदाम किए हैं जो इंडिया की इकानमी भी बेहतर हुई है, इंडिया के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर हुआ, वहाँ पर
जो गुर्बत की शरह में भी खातिर-खा कमी आई वहाँ पर। तो क्या उनकी गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे इक़दामात किए कि जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक 5वीं दुनिया की बड़ी ताकत बन के उभरा है? मेरे ख्याल में इंडिया में तालीम शुरू से ही बहुत ज़्यादा है। जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त से इंडिया में तालीम ज़्यादा है। उन्होंने इस पे भी कोशिश की है। और एक और बात जो कहते हैं, ज़रा दिल तो दुखी होता है मगर वो है सच बात, हमारे में करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन की वजह से कोई जो कौमी आमदनी होती है वो ख़जानों में भी नहीं पहुँचती, नीचे ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो आमदन उनकी उस मुल्क में पहुँच के उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और करप्शन पे बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। हमारे मुल्क में करप्शन पे कोई ख़ास जो होता है वो फिर कुछ कर आके बाहर आ जाता है और ज़्यादा धड़ल्ले से आता है। और ये बहुत बड़ा एक मसला है मेरे ख़्याल में, अगर उसका कोई हल कर सकें तो। सर, करप्शन ये यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो होती है वो हुकूमती सरबराही में होती है। जैसे अभी रिसेंटली एक मिसाल हमारे सामने है कि परवेज़ इलाही साहब के जो एक जूनियर क्लर्क थे, उन्होंने उनको प्रमोट किया 22वें ग्रेड में, और उसने खुल के करप्शन की और उन हुकूमती सरपरस्ती में करप्शन की। इस तरह की मिसालें पाकिस्तान में ही मिलती हैं, दुनिया के दूसरे किसी मुल्क में इस तरह की मिसाल मिलनी मेरे ख्याल में मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा एक और इसी करप्शन पे है ना कि सज़ाएँ नहीं हो सकती। साबित करने में मेरा ख्याल है कि अदालत में अगर एक बकरी साबित करनी हो ना तो आपको 30 साल करप्शन चाहिए। देखें ना, ये साबित इमरान खान साहब कहते रहे कि नवाज शरीफ करप्ट है, वो अगर आते हैं उन्होंने अब कहा कि जी इमरान खान के साथी जो वो करप्ट थे, लेकिन चीज़ें साबित नहीं होती, ना ही कुछ रिकवरी होती है इसमें। जी तो बिल्कुल। कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि ये इल्ज़ामात साबित भी अगर हों तो रिकवरी भी हो, ताकि मुल्की ख़जाना जो इन्होंने लूटा है वो वापस हमारे ख़जाने में पैसे जमा हों। इंसाफ के तरीके बहुत पुराने हैं, उसके वसाइल नहीं हैं, उतनी अदालतें नहीं हैं, उतने जज साहिबान नहीं हैं, उतने निज़ाम तेज़ नहीं चलता। बहुत पुराने केस 40-50 साल दीवानी मुकदमात क्रिमिनल चल रहे हैं। लोग उस वजह से लोगों का एतमाद भी नहीं है कि जस्टिस पे हमें अगर जाएंगे तो कोई फ़ायदा हो जाएगा या हल हो जाएगा। किसी पे करप्शन का चार्ज लगता तो उसको यकीन होता कि मैंने कुछ साल 2 साल में वापस आके फिर वहीं से शुरू कर देना जहाँ से मैं गया था। इस तरह के मसले। एक वकील साहब से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आपने खुदा न खासा आपसे कोई कत्ल हो जाता है तो आप ब्रीफ केस भर के लाएं, मैं आपको छुड़वा के दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसी तो बातें ये हैं। पाकिस्तानी अदलिया का ये सिस्टम यहाँ पर ये बताया हाँ जी, जाता है। इंसाफ में फराहमी में बहुत साल लग जाते हैं। इसका भी कोई बहुत अच्छा और तेज़ हल होना चाहिए। जज भर्ती करने में आपको इतनी मुश्किलात हैं, अदालतों में एक अदालत में कई 100 केस हैं, सिर्फ तारीखें मिल रही हैं, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। एक केस निचली अदालत से शुरू होता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते तक उसकी एक नस्ल ख़त्म हो जाती है, वो फिर दोबारा से पता चलता है कि जी वो केस करने वाले भी फौत हो चुके हैं। इस तरह की बातें हैं। कोई होप बस वही है कि शायद कहते हैं कि ये कलमे के नाम पे बना हुआ मुल्क है तो इसलिए ये चलता रहेगा, मगर ज़रा मुश्किल चल रहा है, अब ज़्यादा मुश्किल में है। लग रहा है कि आइंदा 1, 2, 4, 6 माह में और मुश्किलात में हम आ जाएंगे। इस तरह के सियासी हालात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, मुल्की हालात, कारोबारी हालात भी जिस तरह हैं। बस कोशिश थोड़ी सी लोगों को अपनी तरफ से करनी चाहिए कि लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें, अपने मुल्क की बनी हुई करें, अपनी बचत करें, सेविंग करें, और उस बचत को किसी तरीके से किसी काम में इन्वेस्ट करें और उससे कुछ अपनी आमदन बढ़ाएं और इस तरीके से अपने काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद खलील। आपका नाम? हबीब रहमान। अच्छा, आज हम आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो कम हो रहे हैं जबकि इंडिया के फॉरेन रिजर्व ऊपर जा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है? इसकी क्या वजह क्या समझते हैं आप? मैं तो सिर्फ बेसिक एक ही वजह है, जो हमारी एलीट क्लास है, शराफिया है, उनके अखराजात। अगर किसी सूरत में 10 लाख तनख्वाह लेने वाले को पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, उसका हाउस का रेंट फ्री है, और 15-20 हज़ार तनख्वाह लेने वाले को हर चीज़ कीमत पर लेनी पड़ती है, और उसमें से 50% टैक्स देना पड़ता है हर एक चीज़ पर। एक माचिस भी वो ख़रीदेगा उस पर भी वो सेल टैक्स। जब तक अशराफिया की अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी उस वक़्त तक इस मुल्क के हालात नहीं सुधरे। उसकी वजह क्या है कि हम जो बड़े बड़े हमारे जो सरमायादार हैं उनसे हम टैक्स नहीं लेते। हम जो आम एक गरीब कंज्यूमर है उसके ऊपर, जैसे आपने बोला कि हर चीज़ के ऊपर वो टैक्स पे करता है, तो बड़े लोगों को किसने पकड़ना है? जब इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो तब भी वो लोग ही यहाँ पर हुकूमत में होते हैं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत आती तब वही लोग हुकूमत में होते हैं, जब जरदारी की हुकूमत आती चेहरे तो वही हैं, कभी उधर होते हैं कभी उधर होते हैं, तो इन लोगों को किसने पकड़ना है? 75 साल में आज तक
ना इमरान खान की हुकूमत आई है, ना नवाज शरीफ की आई है, ना बेनज़ीर की आई है। हुकूमत सिर्फ भुट्टो की आई थी, जिस तरह उसको ख़त्म किया गया सबको मालूम है। और जो उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है उसके ज़िम्मेदार कौन है, वो भी अब पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को पता चल चुका है कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। ना उसका ज़िम्मेदार जरदारी है, ना उसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ है, ना उसका ज़िम्मेदार इमरान है। वो मुकम्मल माफिया और अशराफिया हैं। तो जब ये गवर्नमेंट में होते हैं, इमरान खान हो या ये बेनज़ीर हो या नवाज शरीफ हो, तब ये कहते हैं कि जी हम एक पेज पर हैं। उस वक्त ये क्यों नहीं बताते कि हमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं या हम अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते? असल बेसिकली इनके हाथ में दो पावर नहीं होती, एक फॉरेन पॉलिसी और एक इंटरनल पॉलिसी। इंतज़ामी अमूर इनको दिए जाते हैं और इंतज़ामी अमूर में 75 साल में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ या माशी लिहाज से भी जो काम हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ। आपको पता है फैसलाबाद से हम तल्लक रखते हैं, बेसिक टेक्सटाइल का सिटी है ये, और हमारा काम भी टेक्सटाइल से मुंसलिक है। और उस वक़्त हमारी जो मशीनरी है वो नायाब हो गई थी और मज़दूर नायाब हो गए थे, फैसलाबाद में मिल नहीं रहा था काम के लिए, इतना काम हो रहा था। वो 3 साल में इतना काम हुआ फैसलाबाद में। 2013 से लेकर 2018 तक हमारी लूम का रेट 35 रुपए पर किलो बिकी है कबाड़ में। अभी भी बिक रही है? अभी बिक रही है 110 रुपए से लेके 140 रुपए पर। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट फिर आ गई है, फिर कबाड़ में लूम, वही लूम कबाड़ में बिक रही है, क्योंकि इस वक्त लोहे का रेट ऊपर है लूम वाले को, उस वजह से उसका रेट ज़्यादा मिल रहा है। वही रेट 2013 से लेकर 18 तक 35 रुपए किलो में बिकी थी लूम। और इमरान खान के दौर में वही लूम तकरीबन 4 लाख की 5 लाख की लूम मिलती थी। वो इतनी नायाब हो गई थी, इतना कारोबार था फैसलाबाद में, 3 साल चला। किसी भी लूम वाले से, टेक्सटाइल वाले से पूछ के देख लो, आज पूछ के देख लो एप्टमा वाले से और दूसरे जो मुंसलिक के कारोबारी हजरात टेक्सटाइल से, उनकी क्या पोजीशन है। अगले माह जब बिजली का बिल आएगा फैसलाबाद में मुकम्मल शट डाउन हो जाएगा, कि कोई अदा नहीं कर सकेगा, इतना रेट हो गया बिजली का। अच्छा सर, आप बताएं कि क्या आप वजह समझते हैं कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात इस वक्त ख़राब हैं या इंडस्ट्री बंद हो गई है, जैसे भाई बता रहे हैं कि लूमें बंद पड़ी हैं, बिक रही हैं, वो इनके पीछे वजह क्या है? हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है क्या, और कोई वजह है इसके पीछे? सियासियत में इस्तेहकाम हो, बर्दाश्त कोई नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त कोई नहीं कर रहे हैं, कोई अखलाकियात नहीं है, नौजवानों को सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी जो पॉलिसियाँ हैं सब कुछ, ये तो एक आपको भी पता भी रूटीन वाइज चलती रहती हैं। बाकी इनका अपने टेनोर में जो IMF के पास ये गया ना पूरा साल, वो अब कौम भुगत रही है, बात समझे। इसकी यानी ना गलत पॉलिसियों की वजह से इमरान खान और नलायकियों की वजह से। पहले इसने वो ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, इस्लामी ब्लॉक, कि जी वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं मलेशिया में, वहाँ ये वो नहीं गया। सऊदी अरब ने मना किया और अमेरिका ने। वो एक अदम जो ना इतफाकी और यानी इतमाद नहीं रहा इदारों के। अब क्या हो रहा है, इन्होंने फिर गए IMF के पास से अब दूसरा हफीज़ शेख साहब, 6-7 तो वज़ीर ख़जाने चेंज किए ना, शौकत तरीन ने बेड़ा गर्क किया। अब ये सारा कुछ जो कर गए ना मईशत के साथ, जो भी आने वाला उस पर तो ये मलबा गिरेगा ना। ये तो नहीं है अभी जुमा 8 दिन हो गए मईशत खा गए, 1 साल हो गया तकरीबन, लेकिन अब कुछ हुआ चीज़ें ना तो 1 बेहतर होनी साल, चाहिए ना। अब हुआ। ये शोर तो मच रहा है। मेरे ये भाई कहते थे यहीं पार्क में बैठ के 2 साल पहले, यार PTI का टिकट कौन लेगा, जितना महंगाई और मुल्क के हालात है ना, मेरा ख्याल अभी PTI का कोई टिकट नहीं। वो तो उनकी बेवकूफ़ी समझ लो, या कोई उन्होंने बेहतरी किया, मुझे नहीं पता इस बात का भी क्यों इससे हुकूमत ले ली। अवाम तो ये कह रही है अपने केसेस खत्म करने के लिए दोबारा ये गवर्नमेंट। ये तो एक इशू है ना, कोई भी नहीं खत्म हुआ, कोई केस खत्म हो गया उनका। इसाक डार के ऊपर कितने केसेस थे वो वो खत्म हुए, रिलीफ मिला, वो फाइलें पड़ी हैं, फिर सामने आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं इशू। इनके जो पॉलिसी थी ना वो गलत थी बस। अब ये बना फिरता ना इमरान खान की पॉलिसी गलत थी, तो हमारी इस मौजूदा हुकूमत वो की कर रही ठीक है। हाँ, वो कर रही है, पॉलिसियां सेट कर रही हैं। कौन सी चीज़ इनमें उन्होंने- भी गलती हो कोई एक गई। चीज बता दें जो बेहतर की इन्होंने आके। पहली बात तो ये है, जब IMF एक शर्त होती है इंटरनेशनल
जब तक IMF NOC नहीं देता, ना आपके दोस्त ने कोई पैसा देना, ना किसी पड़ोसी ने देना, ना किसी ने देना। जब ये IMF क्लियर होगी ना, पैसे आएंगे, सारी मैशत अपनी जगह पूरे स्मूथ के साथ चलेगी इंशाल्लाह। बाकी ये रह गए ना, अभी ये आके 40 साल से आ रहे हैं ना नवाज शरीफ जरदारी, कोई इतना माहौल तो नहीं पहले ख़राब था। इसने आके बेड़ा ये गर्क किया, जिद नौजवानों को इस्तेमाल कर रहा है। जब तक ये अपनी जिद नहीं ना छोड़ता, अदम बर्दाश्त जो होनी चाहिए बंदे के में, अगले की भी सुने अपने से, ना टेबल टॉक करनी, ना बैठना अपनी मर्जी, ना ये सुप्रीम कोर्ट को कोई बर्दाश्त कर रहा है, ना किसी को। ये कल को आ भी गया ना, इन्हें चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इलेक्शन को सबको अपने अंडर करेगा ये। इसका तबीयत जो इसके साथ खेलते थे ना, उनके इंटरव्यू तो सुनो भी, इसका क्या होता था टीम में। इसकी डिक्टेटर था ये, और वो कई इसकी वजह से दौड़ गए थे अच्छे खिलाड़ी, कहीं दौड़ गए थे भी, या तो या बदतमीजी करता। ये इंतहाई बदतमीज, शेल्फमैन बंदा और खुद पसंद बंदा। अब जो कल का ड्रामा चल रहा है, ये स्टेट के साथ बेहतर ही है। देखो ना, ये तो एक नई कहानी चल पड़ी ना। कल को आपके साथ कोई 20 बंदे, आप गांव में बैठे हैं तो 4 बंदे सिपाहियों पकड़ के खड़काओ भाई, तो कोई तरीका नहीं है। जाओ अपनी सफाई दो, अदालतें पड़ी हैं, अगर एडी नेर नगरी तो नहीं है। अगर आप एक बंदे पर 15 किलो हेरोइन डाल सकते हैं, वो भी किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, तो तुझे क्या चीज़ है? तू अनोखी चीज़ है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि इमरान खान साहब को जैसे उनके ऊपर FIR है, उन्हें अपनी गिरफ्तारी देकर अब मुकदमात का सामना नहीं करना चाहिए? वो जो कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंट चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो रूल ऑफ लॉ तो यही है ना कि अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन है तो आप उसका दिफा करें, अदालतों में पेश हों, जाकर अपने जो केसेस हैं उसको ख़त्म करवाएं वहाँ पर। अदालतों में पेश हो रहे हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ है, एलिगेशन को देखना पड़ता है ना। एलिगेशन क्या है? तोशा खाना का एलिगेशन क्या है? क्या एलिगेशन है उसमें? कौन सा गैर कानूनी काम किया? सबके सामने रिकॉर्ड आ गया, सारे पूरे पाकिस्तान को पता चल गया किस किस ने फ़ायदा उठाया, कैसे कैसे उठाया। दूसरा एलिगेशन है जो सबसे ज़्यादा मजिस्ट्रेट की, वो तौहीन अदालत की है। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत में ही माफ़ी देकर उसको बरी किया उसी केस में। अब उसी केस में वो वारंट लिए फिरते हैं। 18 तारीख तक उसकी हिफाजती ज़मानत मंजूर हुई है, तो 18 तारीख को पेशी, अगर पेश नहीं हो फिर आना गिरफ्तार करने के लिए, पहले ही 4 दिन आ जाना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी ये पूछा है, ये 4 दिन पहले कैसे गिरफ्तार करेंगे, 4 दिन कहाँ रखेंगे? इसकी तो कोई इसका तो ना कोई मुकदमा चला, ना कोई रिमांड हुआ, ना कोई तफ्तीश हुई, गिरफ्तारी के ऑर्डर पहले कर दिए। तो ये लीगली है। जो तोड़ फोड़ हो रही है, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं या गाड़ियां जलाई जा रही हैं, मुल्क का इतना नुकसान हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है फिर? तो फिर ये जो इतना बड़ा लीडर है, जैसे भट्टो को गवाया, इसको कोई गिनवा दे वहाँ, इसको भी, इसकी भी जान चले जाए। सबको पता राना सलाह सरेआम जलसों में धमकियाँ दे रहा है कि मैंने इसको बंद करना, मैंने इसको ख़त्म करना है। तो इसका मतलब आवाम फिर चुप करके बैठ जाए। इसको भी आराम से, जैसे भट्टो को फांसी लगा दी, दूसरे बेनज़ीर को शहीद कर दिया, इसकी तरह आराम से बैठे रहे, तमाशा देखते रहे सारी उम्र। 75 साल से आवाम तमाशा ही देख रही है ना। ये तमाशा इसी तरह चलता रहेगा इस मुल्क में, जिसकी लाठी उसकी बैंड चलता रहेगा निज़ाम। फिर ये चलने दो। फिर अगर आराम से बैठे हैं तो आप भी बैठे हैं, आप भी आराम करो। अगर आप बोल नहीं सकते तो हम भी आराम कर रहे हैं। फिर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? जिस तरह हालात ख़राब हैं, पुलिस वालों के ऊपर हमला हो रहा है, वहाँ पर गाड़ियाँ भी जलाई गई हैं, एक जो सूरत हाल ख़राब से ख़राब होती जा रही है मुल्क की, उसके ऊपर क्या आप इमरान खान साहब को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए या? यार ये तो लीडर को चाहिए ना। मैं अपनी आवाम जो होती है ना, उसके कारकुन होते हैं, वो औलाद होती है, बेटे होते हैं, भाई होते हैं, ख्याल करना चाहिए कि मेरे एक इशारे पर किसी के घर कोई बेवा ना हो जाए, कोई भाई ना भाई से बिछड़ जाए, कोई इसको ख्याल करना चाहिए। आपको याद होगा, शहीद भी हुआ है ना? हाँ जी, शहीद भी हुआ। वो कौन, यानी उसकी अब वीडियो देखो सोशल मीडिया पर भी, वो शहीद कैसे हुआ बेचारा। अब ये कैसे उसको हाईलाइट कर रहा है अपनी सियासत चमकाने के लिए। कल की बात है, जब आपको भी याद है, जब फ्रांस के वो सफ़ीर को निकालने के लिए लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले कितना शोर शराबा किया, भी इसको निकालो निकालो। आखिर जनाब इसने 36 बंदे उनके शहीद किए थे, इसी बंदे ने
जो खैर ख्वाह रियासत मदीना की बात कर रहा है ना, इस मुल्क की बात कर रहा है, यूरोप की मिसाल दे रहा है ना, अपने पर तो ये मिसाल फिट नहीं हो रही इसकी। यार ये क्या हो जाएगा अगर चला गया ये जेल में, इसको मार देंगे? इतनी कोई नगरी है? क्या ये पैगाम दे रहा है नौजवानों को? बगावत कौन है? यानी रियासत के जो इदारे हैं उस पर ये उनको हलाशेरी दे रहा है। ये फौज चौधरी क्या चीज़ है? कल एंकर बना हुआ था, अपनी दिहाड़ियाँ कमा रहा था, आज ये टॉप का लीडर बना हुआ है। यानी जो बात है ना, जो मुंह तो निकल दी कहने भी बस साड़ा कानून है। यार तुसी मुगलियां बादशाह हो, कोई शहजादे हैं, साढ़े वर्गे ही है ना। मैं आज इलेक्शन लड़ा, मैं भी बन गया फौज चौधरी। हद होगी यार, कोई शर्म करो, हया करो कोई, ते अपने मंशूर के मुताबिक चलो। मंशूर कुछ कह रहा है, अमल कुछ हो रहा है। बर्दाश्त, ये साथ मुल्क का 1.25 अरब के ज्यादा आबादी है, मुसलमान है वहाँ, हिंदू हैं, सिख है वहाँ, कहीं ऐसे मसाइल पैदा हुए कभी नहीं हुआ। ये तो पहले जब नवाज शरीफ दौर में अपोजिशन जब कहता मैं नहीं मानता, मैं तो इसको ठुड मारता हूँ, वही पीटीवी और सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें धो के और नौजवान बच्चियां नाल क्या कुछ नहीं होया उत्थे, हुण फिर शुरू करना चाहता है। ये तो सिर्फ अपनी जात का गर्विदा एवं तमाशा लाया हुआ है इन्होंने। कुछ माइंड सैट हैं कि जो इसके माइंड सैट के साथ मिलते जुलते हैं, ये सब थके हारे उसके साथ मिले जुले हुए हैं। बात समझते हो? तो अवाम मिली हुई है। आगे 4.25 साल में मुझे रिजल्ट बताओ जी, क्या जी इसने क्या क्या नहीं किया अपने अपोजिशन लीडरों के साथ, अपने कुलीग के साथ। किस पर नहीं पर्चे हुआ है, किस पर नहीं है? ख्वाजा आसिफ रह के आया, एहसन इकबाल रह के आया, ख्वाजा साद रफीक रह के आया, ठीक है ना जी। अपना शहबाज शरीफ, हत्ता के इसने औरतें भी नहीं छोड़ी। मरियम नवाज वो कौन सी हुकूमत में थी? वो कौन सी हुकूमत में थी? मैं नहीं कहता हूँ ये मुस्लिम लीग है, ये वैसे बात करते जब मेरे पर आती है मैं, और जब दूसरे के लिए होती है। और ये मैं आप इसका पढ़ा था जब वो मौलाना फजल रहमान और दूसरे तीसरे गए थे ना लेके काफले, कहता फिर वहाँ हुकूमत को ठीक करने भी आते हैं भाई। अब वो फिर मुकाफात अमल चल रहा है।